हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज और एक खूबसूरत क्वेश्चंस आपके सामने। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में छपने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चंस आप सभी लोगों को पिछले वाले जो क्वेश्चंस आप लोग लगाए हैं ना, उसका अनुभव तो यहाँ पे मिलेगा ही। अगर आपने उस क्वेश्चंस को लगाया हुआ है तो आपको इस क्वेश्चन में मज़ा आ जाएगा। और ये क्वेश्चंस आप लोग पढ़ेंगे, अभी देखेंगे, खुद आपको लगेगा कि भाई हाँ ये क्वेश्चंस उससे थोड़ा से हटके हैं। तो हटके जो है क्वेश्चन भाई उसको लगाना है और ये जगह पे आपको नोट्स करना है और एग्ज़ाम टाइम में ऐसे क्वेश्चनों को देख करके पढ़ करके तैयार करके ही एग्ज़ाम में जाना है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आज का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने और ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत पहले क्वेश्चन से करते हैं क्योंकि हमारे पास आज पर्याप्त जगह है। ठीक ना। क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन में क्या रखा है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए सिल्टों से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई 0.06 सेंटीमीटर है। ठीक, इसी स्थिति में जैसे है वैसे स्थिति में यदि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी हो जाएगी। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, द्वितीय स्थिति में पहले तो 6000 एंगस्ट्रॉम प्रकाश आपतित हो रहा है, तब फ्रिंज की चौड़ाई इतनी बन रही है। अब कह रहा है कि जैसे सिल्टों के बीच की दूरी जो है वही रहे। ठीक ना। और क्या, सिल्टों के बीच की दूरी वही रहे प्लस सिल्टों पर्दों के बीच की दूरी वही रहे। अगर ये सब वही रहे, अगर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अगर आपतित कराया जाए तब फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक ना, फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी हो जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई क्वेश्चन में पहले क्या क्या दिया उसको लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को देख करके घबराती नहीं है, अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ाती नहीं है। करते क्या है, क्वेश्चन अगर एक बार में थोड़ा कम समझ में आया हो एक बार और पढ़ लिया करो। पढ़ने के बाद 3-4 बार नहीं, 2 बार पढ़ो, मैक्सिमम 3 बार। पढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ उसको लिखो, फिर क्या क्या पूछ रहा है उसको लिखो, तब देखो कंडीशन लगा के क्वेश्चन लगाओ, अपने आप आएगा। अभी देखो मेरे साथ, तो यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा आपको दिया हुआ है। लैम्डा बराबर आपको दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर दें, तो अगर मैं मीटर में चेंज कर दूं कि रहने दूं, नहीं रहने दो, जो चेंज ही कर दे, 6 × 10⁻⁻7 मीटर। अगर चेंज कर देंगे मीटर में तब इतना हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए सिल्टों से 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर, पर्दे की दूरी कैपिटल डी कहलाता है, कैपिटल डी बराबर 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई डब्लू बराबर 0.06 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे 0.06 अपनी जगह पे। देखो भाई ये 66 में समझ लेना, ठीक ना। 0.06 सेंटीमीटर को मीटर बनाते हैं, 10⁻² से गुणा कर देते हैं। अब ये दशमलव हटा दें, 6 × 10⁻⁻4 मीटर। ठीक, इस स्थिति में यदि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाए, अब देखो क्या इसको λ1 λ2 मानना पड़ेगा एकदम। इसको मैं मान लेता हूँ λ1। अब की बार जो प्रकाश आपतित कराया जाए इसको मैं मान ले रहा हूँ λ2। λ2 कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है। उसको मीटर में चेंज करेंगे, 5 × 10⁻7 मीटर। प्रकाश प्रयोग में लाया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होगी, यहाँ पे इसको तो W1 मान लेना पड़ेगा। और अब की बार W2 हमसे पूछ रहा है। ठीक है, W2 हमसे पूछ रहा है, W1 का मान हमसे दिया हुआ है, W2 का मान हमसे पूछ रहा है। बोलो भाई इतना चीज़ अगर आपको समझ में आ गई ना, तो समझो सवाल का 30% आपने काम कर दिया। सवाल का 30% काम आपने उड़ा दिया, आपको 30% समझो लगा दिए। ठीक है, अब अगर भाई W1 का फार्मूला हमें पता है, W1 का जो फार्मूला होता है यानी W बराबर हमने पढ़ा हुआ है लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। ठीक, तो ये W1 करेंगे तो यहाँ पे λ1 करेंगे। बाकी क्वेश्चन में खुद कहा है कि इसी स्थिति में मतलब बड़का डी और छोटका डी में कोनो परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। और W2 बराबर हो जाएगा लैम्डा
लैम्डा 2 बड़का डी बटा छोटका डी, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में भाई तुलना है, देखो W1 का मान दिया, W2 का मान पूछ रहा है, तो समीकरण 1 और 2 में मारपीट कराओ। मारपीट कराने में समझ रहे हो, भाग दे देना, ठीक ना। गुणा भाग करने में कुछ लोग आपस में आपसे बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, बर्बाद करना है यहाँ पे। तो W1 बटा W2, W1 बटा W2 बराबर W1 की जगह पे क्या लिखेंगे, लैम्डा 1 कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, ठीक है, और बटा W2 करें, बटा का बटा, चलिए बार कर ही दे रहे भाई, देखो ये बटा बटा W2 जगह पे लैम्डा 2 कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। अब ये नीचवा वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, W1 बटा W2 बराबर लैम्डा 1 कैपिटल डी बटा स्मॉल डी गुणे स्मॉल डी बटा लैम्डा 2 कैपिटल डी। अब जो मान पता है मान रखो, बाकी अगर कट रहा है तो काटो। पहले भाई काटते हैं, काटने का मज़ा कुछ और है। देखो ये गए। W1 का मान पता है, यस, कितना 6 गुणे 10 घाते -4, 6 गुणे 10 की घाते -4 बटे W2 का तो मनवा हमको चाहिए। लैम्डा 1 का मान पता है कितना, लैम्डा 1 का मान कहाँ गया भाई, लैम्डा 1 6 गुणे 10 घाते -7, 6 गुणे 10 की घाते -7 बटे W2 का मान 5 गुणे 10 घाते -7, 5 गुणे 10 की घाते -7, -7 ये भी चलो बस। W2 बराबर यहाँ से आ जाएगा, W2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, W2 को वहाँ भेज देना है और इस चीज़ को यहाँ भेज देना है। तो 6 गुणे 10 की घाते -4 गुणे 5 बटे 6 6 भी गिर गया। तो W2 बराबर 5 गुणे 10 की घाते -4, ठीक, ये आंसर है। अगर W1 जिसमें दिया हुआ है उसमें अगर आंसर लेकर आना चाहते हैं, W1 किसमें दिया था 0.06 सेंटीमीटर, हमने इसको लिखा 6 गुणे 10 घाते -4, 6 गुणे 10 घाते -4 को अगर 0.06 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है, तब बताओ तो मेरे भाई कि 5 गुणे 10 घाते -4 को 0.05 सेंटीमीटर वाला लिख सकते कि नहीं, एकदम लिख सकते। बस ये अपना आंसर है, यही अपना प्यारा सा आंसर है। मज़ा आया ना क्वेश्चन, मज़ा आया ना भाई क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन मज़ा आया हो ना, एक लाइक तो मांगता है, ठीक है, हाँ एक लाइक मांगता है। चलो भाई यहाँ तक पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसको उतार लो भाई, ठीक, इसको उतार लो। ये तो हमने ये वाला क्वेश्चन लगा दिया ना, इसको मिटा देना, नोट कर दिया चलो मिटाते हैं। ये देखो यार, अब आते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भाई आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। अब मैंने बता दिया तो भाई ये बार वो चीज़ बताए ना कि मतलब मैं जितने भी क्वेश्चंस लगवाता हूँ अभी फ़िलहाल मैं ऐसे क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ जो बोर्ड में आए हैं। बाकी जब फिर अगला सेशन अगस्त से शुरू करेंगे ना, तो मैं पूरा एक बार कुमार मित्तल तो पूरा छपवाऊँगा, ठीक ना। A to Z क्वेश्चंस जो है कुमार मित्तल का पूरा आपकी बार लगवाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन तब तक तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे होगे। अगला क्वेश्चन क्या भाई, यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर 2 मीटर दूर पर स्थित पर्दे पर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई 0.06 मिलीमीटर प्राप्त होती है। यदि पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक के दरों में डुबा दिया जाए। लो भाई गुस्सा आ गए यंग साहब गुस्सा आ गए, पूरा ले जाके पानी में डुबो दिए। कह रहे अब बताओ फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, ठीक है, कह रहे अब बताओ फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। चलो भाई देखते हैं फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन में जो दिया उसको लिखते हैं। यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा बराबर आपको दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम को मीटर बनाएंगे, 4 गुणे 10 की घाते -7 मीटर। प्रयुक्त करने पर 2 मीटर दूर स्थित पर्दे पर बड़का डी बराबर 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर कितना दिया है 0.6 मिलीमीटर। चेंज कर दो मीटर में 6, एक मिनट ये भाई इसको ऐसे करे कहा, ये गंदा हो गया। 0.6 अपनी जगह पे, मिलीमीटर को मीटर बनाते 10 की घाते -3 मीटर, दशमलव फ्री कर दे 6 गुणे 10 की घाते -4 मीटर। यदि पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में डुबा दिया जाए, यन बराबर 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में डुबा दिया जाए, तो फ्रिंज की चौड़ाई, अब का फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी यानी W2 बराबर क्या हो जाएगा। चलो भाई समझो जरा, ये तो हमने क्या लिखा है, सिर्फ वही लिखा है जो आपको सामने दिख रहा है, जो दिख रहा है वही लिखा है, ठीक है। अब जो नहीं दिख रहा है अब मैं उसको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे भाई उपकरण में चीज़ें सब वही रहती हैं। देखो मतलब जब डुबो दिया जाता है उपकरण को, इतनी है, यदि पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो यहाँ पे लिखा ना भाई
परिवर्तित करने पर इतना, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे था वैसे जाके दरों में डुबो दिया गया। जब दरों में डुबो दिया जाता है तो ये देखो बड़का डी में और स्मॉल डी कहीं दिया नहीं है, इस बड़के डी में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, बस परिवर्तन किस में होगा, लैम्डा में। हमने आपको एक टॉपिक बढ़ाया हुआ है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से एक दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ बताए होंगे हम कि तरंगदैर्घ्य पर जो प्रभाव पड़ता है वहाँ पे तरंगदैर्घ्य हमने माना था माध्यम W को, मतलब जल को माना था। तो जल में जाने पर जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वह वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का n से भाग हो जाता है। लैम्डा W बराबर लैम्डा अपान n, इसको हमने बताया और इस पर एक न्यूमेरिकल भी लगवाए हैं, ठीक ना। आप इसको देखेंगे हाइगेंस वाले टॉपिक में हमने इसको बताया हुआ है, और हाइगेंस टॉपिक पे बताने के बाद इस पर हमने न्यूमेरिकल भी लगवाया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से इस चीज़ को उठाना पड़ेगा हमको, क्यों, क्योंकि जो अब प्रकाश की जो हमारा पूरा बना हुआ है सेटलमेंट बोल सकते हैं ना, सेटअप, जो सेटअप बना हुआ है उसको किसी पारदर्शी यानी किसी जल पारदर्शी है, जल में डुबो दिया जा रहा है। अब जल में डुबो दिया जा रहा है तब वहाँ पे तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य कितना चेंज हो जाएगा, वो हमको यहाँ से लैम्डा 2 का मान मिल जाएगा, लैम्डा 2 का मान मिल जाएगा। जब लैम्डा 2 का मान मिल जाएगा तो वहाँ से हम लोग W2 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले भाई हम लोग क्या करें, W1 का मान निकालें। जैसे भी पहला वाला क्वेश्चन करें भाई एकदम सेम वैसे में ले जाने वाला हूँ। W1 बराबर होता है लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। तो कैपिटल डी स्मॉल डी में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, लैम्डा 1 की जगह लैम्डा 1 लग देंगे, ठीक है ना। तथा W2 बराबर लैम्डा 2 कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। इसको समीकरण 2 मानो, इसको समीकरण 1 मानो। समीकरण 1 और 2 को आपस में जब डिवाइड करेंगे तो हमारा W1 बटा W2 बराबर यहाँ पे लैम्डा 1 कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, गुणे कर दे की बात, डायरेक्ट गुणा कर दूँ, स्मॉल डी ऊपर चला जाएगा, स्मॉल डी बटा लैम्डा 2 कैपिटल डी। तो स्मॉल डी कैपिटल डी कैंसिल हो गया। W1 बटा W2 बराबर लैम्डा 1 का मान आपको दिया है, यस लैम्डा 1 का मान आपको दिया हुआ है। लेकिन हमने बताया ना भाई लैम्डा 2 जो है लैम्डा का n हो जाएगा, तो लैम्डा 2 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा 1 बटे n कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी n लैम्डा 1 बटा लैम्डा 1, लैम्डा 1 भी कैंसिल हो गया। तो W1 बटा W2 बराबर क्या बचा, n। अब हमें देखो भाई क्या मान दिया उससे मतलब नहीं रहा, क्या निकल के आया, अभी देखो फार्मूला सॉल्व करते करते W1 बटा W2 बराबर n, हमें क्या चाहिए, W2 चाहिए। तो यहाँ से W2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से W2 बराबर हो जाएगा हमारा W2 बराबर W1 बटा n। W2 बराबर W1 का मान पता है, W1 का मान इसको W1 कह सकते हो, 6 गुणे 10 घाते -4, 6 गुणे 10 की घाते -4 बटे n का मान कितना दिया है, a.5, एक अंक पे दशमलव हटाना है, ऊपर 0 बढ़ा देना है। तो ये हो जाएगा 60 गुणे 10 की घाते -4 बटे 15, तो 15 चौके 60। W2 बराबर 4 गुणे 10 की घाते -4। W1 का मान किस में दिया हुआ था, मिलीमीटर में, आंसर भी अपना किस में होना चाहिए, मिलीमीटर में होना चाहिए। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.4 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर। ये भाई रहा प्यारा सा आंसर, मज़ा आया। उम्मीद है कि बस आपको ये चीज़ें थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। W2 बराबर लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 1 अपान n, ठीक है। वो हमने लैम्डा W इसलिए लिखा था क्योंकि हमने उसको ऐसे पढ़ाया हुआ है, लैम्डा अपान n, इसको हमने कभी ऐसा पढ़ाया हुआ है, वहाँ से हम कह सकते हैं कि लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 1 अपान n, ठीक। तो ये रहा भाई 2 क्वेश्चन, क्या 2 क्वेश्चन वही, एक आध 2 क्वेश्चन और लगाया जाए ना, तो भाई 2 क्वेश्चन और लगाते हैं, उसके बाद जो है ये टॉपिक को ख़त्म करते हैं ना, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लो, बाकी 2 क्वेश्चन और लिखते हैं फिर लगाते हैं उसको। हाँ तो दोस्तों हमने एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, और वो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, देखते हैं भाई क्वेश्चन की औकात क्या है, ठीक है, क्या हमारी औकात में है या फिर हमारी औकात से बाहर है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो पढ़ने के बाद कुछ लग जाते हैं ना कि हाँ हमारी औकात में है या फिर हमारी औकात से बाहर है।
भाई कोई बात नहीं, अगर अवकाश से बाहर आकर क्वेश्चंस को उसको आज नहीं कल ट्राई करिए, ठीक ना, लेकिन ट्राई करिए जरूर, ठीक है। ये क्वेश्चंस आया हुआ है और ये क्वेश्चंस भाई मैं आपको बता दूँ कब आया हुआ है, ये 2010 में आया हुआ है, ठीक ना। बढ़िया क्वेश्चंस है, अभी आप लगाओगे खुद देख लोगे। तो पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या क्या है ना। एक द्विरेखाछिद्र प्रयोग में, वही अंक का द्विरेखाछिद्र प्रयोग, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है। मतलब उस प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जा रहा है। तो संदर्भ बिंदु से शून्य कोटि की और 10वीं कोटि की दीप्त फ्रिंजें, जो शून्य कोटि की और 10वीं कोटि की जो दीप्त फ्रिंजें हैं, शून्य कोटि की मिल रहा है 12.50 पर, जबकि 10वीं कोटि को मिल रहा है 10.50 पर बनती हैं। मतलब इतने इतने डिस्टेंस पर बन रही है ना। जैसे भाई ये हमारा होता है एक केंद्रीय उच्चिष्ट हो गया, नहीं केंद्रीय फ्रिंज से पहली दूसरी तीसरी होता है ना ऐसे। तो यहाँ पे शून्य कोटि की, एक है शून्य कोटि की, एक है 10वीं कोटि की, ठीक ना। तो फ्रिंजें हमें इतने इतने डिस्टेंस पर बन रही हैं। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य प्रवर्तित करके यानी परिवर्तित करके 5000 एंगस्ट्रॉम, पहले तो क्या था 6000 एंगस्ट्रॉम था, तब जो है शून्य कोटि की इतने पर और 10वीं कोटि की इतने पर स्थिति पर बन रही है ना। अब कह रहा अगर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश यूज में किया जाए, प्रकाश किरण आपतित कराया जाए, तो शून्य तथा 10वीं कोटि की दीप्त फ्रिंजें कहाँ पर बनेंगी। अब शून्य और 10वीं कोटि की जो फ्रिंजें हैं वह कहाँ पर बनेंगी, जबकि और व्यवस्थाएं समान है। मतलब स्मॉल डी वही रहेगा, कैपिटल डी वही रहेगा, और व्यवस्थाएं मतलब क्या हुआ, खान पीन थोड़ी नहीं, और व्यवस्था मतलब स्मॉल डी और कैपिटल डी वहीं पे रहेगा, ठीक ना। चलो भाई लगाते हैं। तो जैसे अभी 2 क्वेश्चंस लगा है एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चंस लगभग इसको भी हमें लगा देना है ना। चलो भाई पहले समझते हैं। तो ये आपको शून्य लैम्डा 1 पहले लिख दे भाई, लैम्डा 1 ना। तो पहले मैं क्या लिख दूँ, लैम्डा 1 जो हमको दिया है, कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो इसको मीटर में अगर चेंज करेंगे 6 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। प्रयोग में लाया जाता संदर्भ बिंदु से शून्य कोटि की और 10वीं कोटि की दीप्त फ्रिंजें इतने इतने डिस्टेंस पर मिलती हैं। समझो भाई जरा, जैसे मान चलो कि ये हमारा शून्य कोटि की यहाँ पर है, 10वीं कोटि की यहाँ पर है। शून्य कोटि की डिस्टेंस हमारी 12.50 है मिलीमीटर, और 10वीं कोटि की डिस्टेंस है हमारी 14.50 मिलीमीटर डिस्टेंस पर है। तो ये एक फ्रिंज जैसे हुआ, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने यहाँ बना दिया, समझो यहाँ पर ये डिस्टेंस यहाँ पर हो गया। ऐसे ऐसे टोटल कितने हैं 10 हैं। तो अगर मैं 10 हैं तो अगर मैं 10 से भाग दे दूँ तो हमें एक फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी नहीं। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना दूँ। जैसे देखो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, हमारा पहली वाली यहाँ पर है शून्य कोटि की, 10वीं वाली यहाँ पर है। तो अगर टोटल कितने हो गए 10, इसमें अगर मैं 10 से भाग दे दूँ तो ये एक वाली फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी नहीं। बोलो भाई यस या नो, मिल जाएगी ना, एकदम मिल जाएगी। तो हमें अगर मैं इनमें यानी इसमें से इसको घटा करके 10 से भाग दे दूँ, ठीक ना, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगा, ठीक ना। उसमें फ्रिंज की चौड़ाई पहले मैं निकाल दूँ, ठीक ना। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज भाई दीप्त फ्रिंज बनती है ना, दीप्त फ्रिंजें बनती हैं। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, उसको W लिख दूँ। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर, या W1 कह सकता हूँ, W1 बराबर क्या हो जाएगा 14.50, 10वीं में से घटा दो शून्य कोटि वाला 12.50, टोटल कितने बन रहे हैं 10, 10 से भाग दे दो, ठीक है। 10 से जब भाग देंगे तो हमारा W1 जो निकल के आएगा, W1 जो निकल के आएगा, देखो भाई घटाओ कैसे, 0.50 मतलब कुछ नहीं, 14 में से 12 गया 2, 2/10 2/10 का मतलब 2 से भाग नहीं देना है, डायरेक्ट 10 से देखो जब करते तो दशमलव आगे पीछे हो जाता है, मतलब 0.2। अब ये सब हमारा मान मिलीमीटर में है ना, ये हमारे मान किस में है, मिलीमीटर में है। तो ये हमारा आंसर आएगा मिलीमीटर में। भी पूरा आंसर नहीं आया है, ये आया है कि जो पहली और शून्य कोटि के 10वीं कोटि की जो दीप्त फ्रिंजें बन रही हैं इस डिस्टेंस पर, उन दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या है वो हमको निकल के आया है। अब आगे कह रहा है यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परिवर्तित करके 5000 एंगस्ट्रॉम कर दिया जाए। अब की बार λ2 जो है, λ2 क्या कर दिया जाए
5000 एंगस्ट्रॉम कर दिया जाए तो वहाँ से मीटर में करेंगे 5 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। कर दे तो शून्य तथा 10वीं कोटि की दीप्त फ्रिंजें कहाँ पर बनेंगी। तो देखो भाई, अगली बार हमें क्या था कि ये दिया था, इससे हमने W2 निकाला। अब की बार हमने इस λ2 और इतने पूरे की सहायता से W2 निकाल दें, W2 में 10 का गुणा कर दें तो हमें दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगा। तो वहाँ से हमें शून्य और 10वीं कोटि की दीप्त फ्रिंजों की स्थिति हमें मिल पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, हमें W1 पता है, पहले मैं W2 का मान निकालूँ। यहाँ से मैं क्या करूँ, पहले W2 का मान निकालूँ। हालांकि क्वेश्चन में कहीं ऐसा जिक्र नहीं किया है कि दीप्त फ्रिंज ये जो W2 का मान निकालना पड़े, लेकिन मेरी बात समझने का प्रयास थोड़ा करो कि मैं λ1 का मान हमने मिला हुआ है, W1 का मान हमने निकाल लिया हुआ है, λ2 का मान दिया हुआ, यहाँ से W2 का मान निकालते हैं। भाई W2 का मान देखो कैसे निकल रहा है। हम लोग जानते हैं कि W1 बराबर होता है λ1 कैपिटल D बटा स्मॉल d। क्यों? क्योंकि बाकी व्यवस्थाएं सेम हैं, बाकी व्यवस्थाएं समान है, तो लैम्डा कैपिटल D स्मॉल d वही रहेगा। और W2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 बराबर λ2 कैपिटल D बटा स्मॉल d। इसको समीकरण 1 मान करके, समीकरण 2 मान करके, समीकरण 1 और 2 में जब डिवाइड करा देते हैं तो हमको मिल जाता है W1 बटा W2। W1 बटा W2 का मान मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ λ1 कैपिटल D बटा स्मॉल d। जब भगिया देते हैं तो निचवा वाला ऊपरा चला जाता है ना, निचवा वाला ऊपरा, मतलब छोटका डी ना ऊपरा चला जाएगा, छोटका डी बटा λ2 कैपिटल डी, कैपिटल डी से स्मॉल डी से कैंसिल। W1 के जमानवा 0.2 मिलीमीटर में ध्यान देना। W2 का मान यहाँ से हम लोग निकालते हैं बराबर λ1 का मान क्वेश्चन वाला दिया हुआ है 6 × 10⁻⁷ बटे λ2 का मान भी क्वेश्चन वाला दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5 × 10⁻⁷ -7 से सही हो गया। यहाँ से W2 का मान निकालेंगे अगर हम लोग तो W2 बराबर निकल के आएगा, W2 बराबर 0.2 × 5 बटे 6, 5 दूनी 10, 1/6। 1/6 का मतलब कि 1 से 6 में भाग देना, 1 से 6 में भाग देने पर 0.167 करके आता है क्या, 0.167 करके आता है। ये किस में आ जाएगा, मिलीमीटर में आ जाएगा। ये क्या आया है, जो 0 तथा 10वीं कोटि मतलब एक फ्रिंज की चौड़ाई आया है। तो 0 और 10वीं कोटि के बीच में 10 फ्रिंजें बन रही हैं, तो 10 फ्रिंजों की चौड़ाई क्या हो जाएगा, सभी फ्रिंजों की चौड़ाई, ठीक ना, सभी फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 0.167 बराबर क्या आ जाएगा, 1.67 मिलीमीटर। मेरी बात फिर ध्यान समझना, यहाँ पे ये 0 कोटि की बन रहा है, यहाँ पे ये 10वीं कोटि की बन रहा है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो मतलब इसकी टोटल हमें चौड़ाई मिल रही है, टोटल हमें चौड़ाई मिल गई है। तो 0 कोटि की तो यहाँ पे बन रहा है, 0 कोटि की यहाँ पे जो बन रहा है उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसकी स्थिति क्या है, 12.50, ये 12.50 है। बाकी यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस कितना आया है, 1.67 मिलीमीटर, और ये मिलीमीटर में है। तो अब कह रहा है ये अब यहाँ से यहाँ की टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ की स्थिति ये है 12.50, बाकी इसकी टोटल यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे ये आया। अब टोटल यहाँ से यहाँ की स्थिति क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, ठीक ना। तो क्या लेते भाई, जो हमें पूछा हुआ है 0 तथा 10वीं कोटि की दीप्त फ्रिंजें कहाँ पर बनेगी, तो 0 तथा 10वीं दीप्त फ्रिंजें, 0 वाली तो वहीं बनेगी, 0 की स्थिति पहले से मैं लिख दूँ, 0 की स्थिति, 0 वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 0 कोटि की दीप्त फ्रिंज की स्थिति, 0 कोटि की दीप्त फ्रिंज की स्थिति मतलब आप लैम्डा का मान चेंज करें लेकिन 0 कोटि की दीप्त फ्रिंज की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 0 कोटि की दीप्त फ्रिंज की स्थिति जो रहेगा वही रहेगा जो पहले है, 12.50 मिलीमीटर, ठीक है। तो 10वीं कोटि की दीप्त फ्रिंज की स्थिति, 10वीं कोटि की दीप्त फ्रिंज की स्थिति, 10वीं कोटि की दीप्त फ्रिंज की स्थिति, जो दीप्त फ्रिंज की स्थिति हो जाएगी उसको मैं लिख दे रहा हूँ स्थिति बराबर
12.50 पहले से प्लस 1.67, ठीक है। अब इसको जब आप जोड़ दोगे तो 12 और 1 13, 12 1 13, 13 दशमलव नहीं भाई 12 1 13 नहीं, ऐसे नहीं जोड़ा जाता सर। देखो भाई 7 यहाँ पे 7 0 7 ही होगा, 6 7 13, 13 3 हासिल 1 1 2 1 3 1 4 1, 14.37, 14.37 मिलीमीटर, ठीक है, 14.37 मिलीमीटर। तो शून्य कोटि की स्थिति यहाँ पे 12.50, 10वीं कोटि की फ्रिंज की स्थिति 14.37, ठीक है। भयानक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। तो आज की क्लास में हमने देखा भाई 3 क्वेश्चन हमने लगाया, तीनों क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया वैरायटी के क्वेश्चन थे, और उम्मीद है कि ये वैरायटी वाले क्वेश्चन आपको लगाने में मजा आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, और ये व्यक्तिगत टॉपिक भी आपका यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। हमने व्यक्तिगत टॉपिक में जितना भी हमने पढ़ना था हमने सब बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ा हुआ है। अगर आप रेगुलर टाइम पे वीडियो देख रहे हो, रेगुलर टाइम पे न्यूमेरिकल लगा रहे हो, तो आपको व्यक्तिगत एकदम समझ में आ गया होगा। व्यक्तिगत से डर लगने वाली कोई बात नहीं रह गई होगी, ठीक है। थोड़ा सा यंग एक्सपेरिमेंट, थोड़ा आप लोग अपनी किताब से भी थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए हर चीज़ें टीचर यहाँ बता सकता है, लेकिन थोड़ा सा अपनी किताब से पढ़ेंगे ना, जो थ्योरी रहती है वो थ्योरी से थोड़ा आपको कुछ और चीज़ें निकल के आएंगी। अगर टाइम है तो पढ़िए, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, इतना चीज़ें बता दी जाती है वही आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज का न्यूमेरिकल लगाने मजा आया होगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे विवर्तन के बारे में। तो विवर्तन के बारे में आप लोग को कम से कम 3-4 वीडियो विवर्तन पे भी मिलेगा, ठीक ना। विवर्तन पे कम से कम तीन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीडियो में विवर्तन को लपेटते हैं, ठीक। उसके बाद ये हमारा प्रकाश की पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, बाय।